माजी। सफदर शाह ने गाड़ी जन्नान खाने के बिल्कुल पास ले जाकर रोकी थी। बीबी जान और जैनब उतरकर अंदर चली गई, जबकि सफदर शाह को मीर परवेज मर्दाने के बाहर भी खड़ा नजर आ गया था। उसने सफदर शाह के नजदीक पहुंचकर सलाम किया। दोनों बगलगीर हुए और मर्दाने की तरफ बढ़ गए। जैनब, कितने दिनों बाद आई हो तुम, बड़ी बेवफा हो। इतने दिनों से तुम्हें मेरी याद नहीं आई? अब भाभी आए हैं तो कैसे दौड़ी चली आई। सुंदस उसे लेकर अपने कमरे में चली आई और खूब लताड़ा। जैनब उसकी बात पर खिलखिलाकर हंसी। तुम्हारे अंदर वो बात नहीं है ना जो तुम्हारे भाई में है, देखो कैसे दौड़ी चली आई। जैनब ने शोखी से कहा तो सुंदस पहले हैरान हुई, फिर शरारत से बोली, अभी तो भाई से तुम्हारी मुलाकात भी नहीं हुई, फिर भी इतनी बेबाक हो रही हो। मिलोगी तो ना जाने क्या करोगी। जैनब यकदम झिनक गई। मीर परवेज से रूबरू बात करने के ख्याल से ही उसके मन में गुदगुदी हो रही थी। सुंदस, एक बात पूछूं, सच सच जवाब दोगी? तुम्हारे भाई लंदन में किसी गोरी मेम को तो अपना दिल नहीं दे आए? वो सुंदस को छेड़ रही थी, वरना उसे मीर परवेज के वादे और उसकी जात पर पूरा भरोसा था। मेरे भाई ऐसे वैसे नहीं है, बल्कि फरंगी लड़कियों से तो वो दूर भागते हैं। सुंदस ने हस्बे तवक्को बुरा मानकर उसका हाथ झटका और खफगी से रुख मोड़ गई। फिर यकदम बोली, वैसे मुझे क्या पता, तुम खुद ही पूछ लो। उसकी नजर अचानक मीर परवेज पर पड़ी तो शरारत से कहा। जैनब ने नजर घुमाई तो मीर परवेज दरवाजे में खड़ा मुस्कुरा रहा था। ऊंचा, पूरा, सेहतमंद, वो पहले से भी ज्यादा खूबसूरत हो गया था। लंदन की आबो हवा उसे खूब रास आई थी। जैनब ने दिल ही दिल में उसकी नजर उतारी, फिर उसकी वालहाना नजरें खुद पर जमी देखकर सुंदस के पीछे ऊँट में आ गई। जैनब, मैं बीबी जान के पास जा रही हूँ, तुम भी वहीं आ जाना। वो इन दोनों को प्राइवेसी देने के ख्याल से फौरन ही कमरे से निकल गई। जैनब ने भी उसके कमरे से निकलते ही पीछे जाना चाहा, मगर दरवाजे में खड़े मीर परवेज ने पास गुजरते हुए उसकी कलाई थाम ली। हाँ, अब पूछो, क्या पूछना चाह रही थी तुम? मीर परवेज उसके चेहरे पर उतरे धनक रंग पर शौक अंदाज में देख रहा था। यही कि लंदन में किसी मेम से तो दिल नहीं लगा लिया। जैनब ने बड़ी अदा से मुंह बनाकर अपनी बात दोहराई और उसके हाथ से अपनी कलाई छुड़ाने लगी। मीर परवेज ने उसकी इस अदा को बड़ी दिलचस्पी और कदरे हैरानी से मुलाहजा किया, क्योंकि लंदन जाने से पहले वो उससे बहुत लिया दिया सा अंदाज अपनाए रखती थी, बल्कि छुपती फिरती थी। जनाब, ये हाथ मैंने छोड़ने के लिए नहीं थामा, इसलिए कोशिश बेकार है। मीर परवेज ने अपनी गिरफ्त और मजबूत की। और रही बात गोरी मेम की, तो अगर तुम्हारी याद के शहर से निकलता तो किसी गोरी मेम से दिल लगाता ना। तुमने तो हमें किसी काबिल ही नहीं छोड़ा। वो मजाक ही मजाक में अपने दिल के हाल से उसे आगाह कर रहा था। जैनब ने नजर उठाकर उसे देखा। जैनब, तुम्हारी बात काबिले गौर है। मैं सोच रहा हूं इस बार जाऊंगा तो वापसी पर एक मेम ही ले आऊंगा। वो शरारत से उसकी आंखों में झांकते हुए बोला। जैनब ने उसे घूर कर देखा। ले आइएगा, किसने रोका है? बल्कि अभी भी खाली हाथ क्यों आए हैं? इस बार ही साथ लेकर आना चाहिए था। जैनब ने उसका हाथ झड़क दिया और आंखों में आई नमी को छुपाने के लिए रुख मोड़ गई। यार, एक तो खुद ही मजाक करती हो, फिर खुद ही बुरा मान गई। इतने दिनों बाद मिल रही हो, अब इस तरह करोगी? मीर परवेज ने उसे कंधों से पकड़कर उसका रुख अपनी जानिब किया। वो पलटते ही कमरे से निकल गई। यार सुनो तो सही, तुम्हारी खिदमत करेगी, तुम गलत क्यों समझ रही हो? मीर परवेज ने ऊंची आवाज में कहा और फिर एक जानदार कहकहा लगाया। जैनब सुनी अनसुनी करती हुई सीढ़ियां फलांग गई। वो लोग डिनर से फारिग हुई थी, तभी मर्दान खाने से भी बुलावा आ गया। जैनब बीबी, छोटे साईं का हुक्म है, आप लोग जल्दी आ जाएं, वो गाड़ी में बैठे आपका इंतजार कर रहे हैं। मुलाजमा ने पैगाम उन तक पहुंचाया। बीबी जान फौरन ही उठ खड़ी हुई। सुंदस, अब तुम हवेली चक्कर लगाना, बस मैं ही हमेशा आती हूँ, तुम्हें तो कभी जहमत नहीं होती। जैनब ने सुंदस को गले लगाकर प्यार भरा शिकवा किया। इसलिए तो हम सब सोच रहे हैं तुम्हें हमेशा के लिए इस घर में ले आएं, ताकि रोज रोज के इन चक्करों से तुम्हारी जान छूट जाए। सुंदस शरारत से गोया हुई। बिल्कुल पागल हो तुम। जैनब शर्म से सुर्ख पड़ गई। कुछ तो ख्याल किया करो, अगर बीबी जान या मेहरबानो भाभी सुन लेती तो।
बीबी जान और मेहर बानो की मौजूदगी के एहसास से घबरा कर उसने सुंदस की कमर पर धप लगाई। सुंदस शरारत से हंस दी, फिर उनके साथ जनान खाने के बाहर तक उन्हें अलविदा करने चली आई। सफदर शाह उन्हें छोड़कर जा चुके थे और अब असद शाह खुद ही उन्हें लेने आया था। उसने कभी भी मीर हवेली के जन्नान खाने में कदम नहीं रखा था। वहां जाने पर उसके लिए कोई पाबंदी नहीं थी, लेकिन वो हवेली के असूलों की पासदारी करने वालों में से था। मीर परवेज से भी वो मर्दाने में ही मिला था और डिनर भी उसने मीर परवेज के साथ वहीं किया था। सुंदस जैनब के साथ चलती हुई जरा आगे बढ़ाई, तभी असद शाह की नजर उस पर पड़ी। जवान होने के बाद उसने कभी सुंदस को नहीं देखा था। वो हवेली भी आती थी तो चादर से नकाब किया होता। उसने बीबी जान को कहते सुना था कि सुंदस जैसा हुस्न आस पास के 10 गांवों में भी किसी का नहीं होगा, मगर वो इस दर्जा हसीन होगी ये उसने कभी नहीं सोचा था। असद शाह की नजरें उस पर पड़ी तो पलटना भूल गई। गहरे नीले रंग के कढ़ाई वाले सूट में वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। बीबी जान का उसके बारे में तज्जिया असद शाह को 100% दुरुस्त लगा। बीबी जान और जैनब गाड़ी का दरवाजा खोलकर बैठ भी गईं, मगर इसकी महवियत नहीं टूटी। दरवाजा बंद होने की आवाज पर वो चौंका। असद शाह के पहली बार इस तरह देखने को सुंदस ने भी हैरानी से देखा, क्योंकि आज से पहले तो असद शाह ने कभी उस पर एक निगाह गलत भी नहीं डाली थी, या शायद उसकी आदत ही नहीं थी। मगर ये आज इस तरह क्यों देख रहा है, वो सोचते हुए वापस अंदर जाने के लिए मुड़ गई। बीबी जान और जैनब को घर ड्रॉप करके वो डेरे पर आ गया था। अपनी गन हाथ में पकड़े वो उस पर उंगलियां फेरते हुए मुसलसल सुंदस के बारे में सोच रहा था। रात के 3 बज रहे थे। पूरा गांव अपनी आधी से ज्यादा नींद पूरी कर चुका था, मगर इसकी आंखों से नींद कोसों दूर थी। जिंदगी में पहली बार वो किसी लड़की के बारे में संजीदगी से सोच रहा था। उससे पहले भी उसकी जिंदगी में बहुत सी लड़कियां आई थी। लंदन में भी उसकी गर्लफ्रेंड्स की फहरिस्त तवील थी, मगर सुंदस उसे एक नजर में ही इन सब से मुख्तलिफ लगी। वो असद शाह के दिल को छू गई थी। वो सब बीवी बनाए जाने के काबिल नहीं थी और सुंदस को एक नजर देखते ही वो उसे अपना हम सफर बनाने का ख्वाहिशमंद हो गया था। सुंदस से शादी कोई नामुमकिन बात तो नहीं थी। जब जैनब का रिश्ता मीर परवेज को दिया जा सकता है, फिर इन लोगों को सुंदस का रिश्ता मुझे देने पर भला क्या एतराज होगा। वैसे भी जो असद शाह की बीवी बनेगी, दुनिया उस पर रश्क करेगी। वो अपनी सोच पर मुतमईन सा होकर तफाखुर से मुस्कुराया, फिर खड़ा हुआ और गन आसमान की तरफ तान कर किसी गैर मरई नुक्ते पर निशाना बांधा और फायर कर दिया। रात के सन्नाटे में दूर तक फायर की आवाज गूंजी थी। मीर जफर शाह ने अपनी मामूली सी बीमारी को कुछ ज्यादा ही सीरियस ले लिया था। इसी वजह से उन्होंने फैसला किया कि मीर परवेज और जैनब का निकाह कर दिया जाए। रुखसती और वलीमा मीर परवेज की तालीम मुकम्मल होने पर कर दी जाएगी। हैदर शाह शराजी को उनका पैगाम मिला तो उन्होंने बिना किसी पसो पेश के हामी भर ली। यूं आनन फानन दोनों घरानों में निकाह की तैयारियां होने लगीं। मीर परवेज ने तैमूर अली गजीनी को कॉल करके मामले से आगाह किया। वो भी इस फैसले पर बहुत खुश हुआ। तैमूर, सिर्फ खुश होने से काम नहीं चलेगा, तुम्हें निकाह में शिरकत के लिए पाकिस्तान आना होगा। मीर परवेज ने इसरार किया। यार, तुम जानते हो सेमेस्टर सर पर हैं। एक तो तुमने वहां निकाह का प्रोग्राम बना लिया और अब मुझे भी बुला रहे हो। तैमूर ने मीर परवेज को छेड़ा। मीर परवेज बेसाख्ता हंस दिया। बस यार, बाबा साईं को दुआएं दे रहा हूं, तुम तो मेरी हालत से बाखबर हो। मीर परवेज मजे से बोला। हाँ हाँ, मुझे पता है तुमने ही कोई चक्कर चलाया होगा। वहां जाकर जो बैठ गए हो, जैनब को देखकर तुम्हारी वापस आने की नीयत ही नहीं हो रही होगी। तैमूर गजीनी दो बदू बोल उठा। सच्चा प्यार करने वालों के रास्ते खुद बखुद आसान हो जाते हैं। मैं तो कहता हूं तुम भी आजमा कर देख लो, बड़ा सुरूर है इसमें। मीर परवेज ने लगे हाथों उसे भी उकसाया। तैमूर की आंखों में सुंदस का चेहरा उभर आया। जब आजमाऊंगा सबसे पहले तुम्हें ही बताऊंगा। फिलहाल मैं यूनिवर्सिटी के लिए लेट हो रहा हूं। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। जब तक तुम नहीं पहुंचोगे मैं निकाह के पेपर साइन नहीं करूंगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज। मीर परवेज की आवाज में शोखी का तासुर नुमाया था। तैमूर का कहकहा
बेसाख्ता था। अल्लाह हाफिज। उसने फोन बंद कर दिया। रिसीवर रखकर वो सोच रहा था कि अब तो जाना ही पड़ेगा। यार तैमूर, एक कॉल ही कर देते, हम तुम्हें लेने एयरपोर्ट आ जाते, असद शाह ने उससे गर्म जोशी से मिलते हुए कहा। परवेज को सरप्राइज देने का इरादा था, वरना जब कॉल पर मैंने उसे बताया कि मैं नहीं पहुंच सकूंगा तो उसका मुंह लटक गया था। उसने मुझसे कहा था कि अगर मैं नहीं पहुंचूंगा तो ये निकाह के पेपर साइन नहीं करेगा। मैंने सोचा क्यों ना कंवारे की ख्वाहिश पूरी कर दी जाए, और वो भी सरप्राइज के साथ। अगर इन्फॉर्म कर देता तो उसके चेहरे पर यह खुशी कैसे देख पाता। तैमूर ने शाइस्ता लहजे में मोहब्बत से तफसीली जवाब दिया। मीर परवेज ने उसकी मोहब्बत पर मशकूर होकर सर को जरा सा खम दिया और सल्यूट के अंदाज में हाथ माथे तक ले गया। मुझे कुछ जरूरी शॉपिंग करनी है, सोच रहा हूँ शहर का एक चक्कर लगा लिया जाए, क्या ख्याल है? तुम दोनों साथ चलोगे? मीर परवेज ने एक साथ इन दोनों को मुखातिब किया। वो तीनों तैमूर गजीनी के ड्राइंग रूम बैठे हुए थे। जैसी तुम्हारी मर्जी, मैं तो बिल्कुल फ्री हूँ। तैमूर ने कंधे उचकाए। यार मैं नहीं जा सकता, मेरे कुछ दोस्त आए हुए हैं, मुझे उनके साथ शिकार पर जाना है, बलूचिस्तान की साइड, सुबह रवानगी है। असद शाह शराजी ने संजीदगी से कहते हुए माजरत की। वो दोनों बातों में लग गए और असद शाह सिगरेट सुलगाए अपनी ही सोचों में गुम हो गया। वो सोच रहा था कि ज़ैनब के निकाह के साथ ही अपने और सुंदस के निकाह के लिए बाबा साईं को राजी करे, मगर वक्त बहुत कम रह गया था। मीर जफर शायद इतनी जल्दी राजी ना होते, और अगर उन लोगों ने इनकार कर दिया या इस मामले के बाद के लिए टाल दिया तो ये सबकी भी उसकी अना को गवारा नहीं थी। वो शदीद कशमकश में मुब्तला था। वो जल्द से जल्द सुंदस का नाम अपने नाम के साथ जोड़ना चाहता था। सुंदस को देखने के बाद से वो इतना बेकरार हो गया था कि किसी काम में भी उसका दिल नहीं लग रहा था। शिकार तो सिर्फ बहाना था, वो तो राह फरार ढूंढ रहा था। इधर तैमूर गजीनी ये सोचे बैठा था कि चुपके से समीना भाभी को अपने दिल की बात बता दे, वो खुद ही अदा साईं को बता देंगी और वो दोनों मीर जफर से उसके और सुंदस के रिश्ते की बात कर लेंगे। इस बार वो इस मामले की तरफ से मुतमईन होकर लंदन जाना चाहता था, क्योंकि भाभी को एतमाद में लिए बगैर जाना रिस्की था। मीर परवेज बातों बातों में इशारतन जिक्र कर चुका था कि उसके बाबा साईं उसकी शादी के बाद जल्द अज जल्द सुंदस के फर्ज से भी सबकदोश होना चाहते हैं। ये फरीजा वो उसके वलीमे की तकरीब में ही अंजाम देंगे। मीर परवेज और उसकी फैमिली की भी दिली ख्वाहिश यही थी कि तैमूर गजीनी ही उनका दामाद बने। असद शाह की गसीली फितरत और सख्त गिरी से सभी वाकिफ थे। उसकी तमाम तर वजाहतों और शानदार पर्सनैलिटी के बावजूद भी वो लोग नाजुक और कोमल सी सुंदस के लिए उसे मुनासिब नहीं समझते थे। उसके बनिस्बत तैमूर गजीनी नहायत सुलझा हुआ, समझदार और नरम खू नौजवान था, इसलिए पूरी फैमिली का झुकाव उसी की जानिब था। पूरी हवेली बरकी कुमकुमों से सजी दुल्हन बनी हुई थी। आज मीर परवेज की मेहंदी थी। मीर जफर मेहंदी और निकाह पर ही सारे अरमान निकाल लेना चाहते थे, इसलिए हवेली को भी खूब सजवाया था। हर तरफ रंगो नूर का सैलाब उमड़ा हुआ था। सब लोग मेहंदी लेकर शराजी विला जाने के लिए तैयार थे। मसरूर गजीनी और तैमूर गजीनी लड़के वालों की तरफ से शामिल थे, जबकि समीना बहन की ननंद की मेहंदी में शराजियों की तरफ से शिरकत करने के लिए सुबह से ही शराजी विला चली गई थीं। तैमूर गजीनी का गुजर जन्नान खाने की तरफ से हुआ तो उसकी नज़र सजी संवरी सुंदस पर पड़ी, जो मुकम्मल तैयारी के साथ बेहद हसीन लग रही थी। वो मबहूत रह गया। पूरे 1 साल बाद उसे देख रहा था और उस 1 साल में उसने सुंदस को बहुत मिस किया था, मगर कभी भी उस पर जाहिर नहीं होने दिया था। हालांकि अक्सर वो मीर जफर अली की खैरियत जानने के लिए हवेली फ़ोन करता रहता था, और कई बार ये इत्तेफाक भी हो कि सुंदस ने खुद कॉल अटेंड की, मगर उसने कभी भी सुंदस पर अपने जज्बात अया नहीं होने दिए थे। मगर आज वो चंद कदम का फासला तय करके सुंदस तक पहुंच गया था। सुंदस, कैसी हैं आप? तैमूर ने सलाम के बाद उसे मुखातिब किया। सुंदस, जो किसी काम से वहां खड़ी थी, उसकी आवाज़ पर यकदम चौंक गई, फिर संभल कर उसके सलाम का जवाब दिया। अदा तैमूर,
आप कब पाकिस्तान पहुंचे? हमें तो पता ही नहीं था आप भी शादी में शिरकत करने वाले हैं। उसने खुशी और कदरे हैरानी से इस्तफसार किया। जी, चंद रोज पहले ही आया हूँ। मीर परवेज ने बहुत इसरार किया था, इसलिए आना ही पड़ा, मगर अब सोच रहा हूँ यहाँ आने का फैसला बिल्कुल दुरुस्त था। तैमूर ने उसके सरापे पर भरपूर नजर डालते हुए मानी खेजी से कहा। उसकी बात का मफहूम सुंदस के सर से गुजर गया था। बहुत अच्छा किया आपने। समीना भाभी भी आपको बहुत याद कर रही थी, वो अक्सर ही आपका जिक्र करती रहती हैं। अदा परवेज भी आपको बहुत मिस करते और एंजॉय भी नहीं कर पाते, वो सादगी से बोली। तैमूर गजीनी इसकी सादा लोही पर मुस्कुरा कर रह गया। मीर परवेज को छोड़कर तकरीबन पूरा खानदान ही शराजी विला जाने के लिए गाड़ियों में सवार हो रहा था। चंद लम्हों बाद वो लोग रवाना हो चुके थे। शराजी विला पहुंचने पर उनका जबरदस्त इस्तकबाल किया गया। ढेरों ढेर फूलों की पत्तियां निछावर की जा रही थीं, मगर असद शाह को जिसका इंतजार था वो अब तक नजर नहीं आई थी। इतने दिनों से बड़ी बेसब्री से उसने आज के दिन का इंतजार किया था, क्योंकि उसके अलावा सुंदस के दीदार की और कोई तदबीर भी उसके पास नहीं थी। हैदर अली शाह ने मीर जफर को गले लगाया, फिर उनके गले में शाल पहनाई। असद शाह ने भी इसी तरह मीर जाफर और मीर गजनफर का इस्तकबाल किया। तभी औरतों के झुरमट में उसे सुंदस की झलक नजर आई और वो वक्त जैसे थम गया। सुंदस बॉटल ग्रीन कलर की फ्रॉक और तंग पाजामे में मलबूस बिना निकाब के डीप रेड लिपस्टिक लगाए कयामत ढा रही थी। असद शाह बिना पलकें झपकाए उसे बेखुदी के आलम में देखता रह गया। असद शाह, यूं ही खड़े रहोगे या अंदर भी चलोगे? सफदर शाह के टोकने पर वो गड़बड़ा गया। सुंदस बाकी सब के साथ हवेली के अंदर जा चुकी थी। जर्द जोड़े में मलबूस, हाथों में गजरे, कानों, गले और माथे पर फूलों के जेवर पहने ज़ैनब नजर लगने की हद तक प्यारी लग रही थी। मेहरबानो भाभी ने फौरन उसकी बुलाएं ली, फिर उसके माथे पर प्यार किया, जबकि फायजा नजरअंदाज करके इधर उधर देखने लगी। वो भला अपने सिवा किसी की तारीफ कैसे बर्दाश्त कर सकती थी? ज़ैनब, आज अगर भाई तुम्हें देख लें तो कल ही रुखसती करवाकर दम लेंगे। सुंदर जो उसके पहलू से चिपकी बैठी थी, ज़ैनब के कान में सरगोशी की। ज़ैनब के चेहरे पर गुलाल बिखर गया। उसने सुंदस को कोहनी से टोह दिया। सुंदस खिलखिलाकर हंस पड़ी। मेहंदी की रस्म और खाने से फारिग होने के बाद लड़कियां ढोल के लिए लहक लहक कर गाने गा रही थीं। तभी कुछ लड़कियां खड़ी होकर डांस भी करने लगी। एक लड़की ने हाथ पकड़कर सुंदस को भी उठा लिया। सुंदस पहले तो जरा सा झिझकी, फिर इन सब के साथ शामिल हो गई। उसका नरम गुदाज जिस्म ढोलक की ताप पर लचक रहा था। तैमूर की नजरें बार बार भटक कर सुंदस पर ही जा रही थीं। ऊपर से लॉन का मंजर बिल्कुल साफ नजर आ रहा था और असद शाह अपने कमरे में खड़ा, दोनों हाथ खिड़की पर जमाए, बड़ी दिलचस्पी से ये सुहाना मंजर देख रहा था। उसे पूरे लॉन में सुंदस के सिवा और कोई नजर नहीं आ रहा था। उसने उंगलियों में दिए सिगरेट को लबों में दबाया और एक गहरा कश लिया। बीबी जान अपनी जगह से खड़ी हुई और सुंदस पर नोट वारने लगी। सुंदस ने यकदम झिनप कर चेहरा हाथों में छुपा लिया। असद शाह उसकी इस मासूम से अंदाज पर जी जान से फिदा हो गया। सुंदस को वॉशरूम जाने की जरूरत महसूस हुई तो वो हवेली के अंदरूनी हिस्से की तरफ चली आई। वो हवेली आती रहती थी, इसलिए उसे वॉशरूम की सिमत का पता था। कुछ देर बाद वो वॉशरूम से निकली और लॉन में जाने वाली राहदारी का रुख किया। तभी किसी ने पीछे से उसका हाथ पकड़ा और एक हाथ उसके मुंह पर रखकर राहदारी के साथ बने कमरे में खींच लिया।